हमारी मंजिल एक गिराज था जो बेकन स्ट्रीट से ज्यादा फासले पर नहीं था, और जिस इलाके में था वहां कतई सन्नाटा था। उस गिराज में बड हमारा मुंतजिर था। गिराज में पहुंचकर हम सब ने वर्दियों से छुटकारा हासिल किया और मैंने उस हल्के फुल्के मेकअप से भी निजात हासिल कर ली जो मैंने खास तौर पर इस मुहिम के लिए किया था। बड ने हमारे साथ जेम्स को देखकर समझ लिया था कि हम कामयाब हो गए हैं, इसलिए उसने कोई सवाल न किया। कपड़े बदलने के बाद मैंने बड को इशारा किया। इस दौरान में बेहोश जेम्स को गिराज से बाहर खड़ी टैक्सी में मुंतकिल किया जा चुका था। मेरे इशारे पर बड बाहर आया और टैक्सी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर ही अगली नशिस्त पर बैठ गया। बेहोश जेम्स पिछली सीट पर था। रात 11:15 बजे के लगभग टैक्सी क्राउन क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई। टैक्सी रुकने के बाद मैंने बड को किराया अदा किया और इशारे से क्लब के एक मुलाजिम को अपने करीब बुलाया। मैंने मुलाजिम से कहा, साहब को पिछली सीट से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। वो मुझे पहचान चुका था, लिहाजा कोई चूं चरां किए बगैर उसने मेरा हाथ बटाया और हमने जेम्स को खींच खांच कर टैक्सी से निकाल लिया। बर्ड टैक्सी लेकर चला गया। क्लब के मुलाजिम ने मुझसे पूछा, इसका क्या करना है साहब? और मैंने उसे एक तरफ हटने का इशारा करते हुए जेम्स को कंधे पर लाद लिया। फॉक्स स्ट्रीट के कमरे तक मैं उसी तरह पहुंचा था। उस तक गालिबन ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि बार पर फौज ने छापा मारा है, लिहाजा वो परेशान भी था। अंदरूनी तौर पर तो वो सब एक ही थे। मैंने जेम्स को कालीन पर पटक कर हाथ झाड़ते हुए कहा, ये लो संभालो इसको। फॉक्स स्ट्रीट उछल कर खड़ा हो गया। बोला, ये तुमने क्या किया? एडोना भी हैरान रह गई थी। एडोना ने हैरत से कहा, तुम मिस्टर जेम्स को ही उठा लाए। बॉस ने तुमसे ये तो नहीं कहा था। मैंने कहा, मैंने सोचा मुमकिन है किसी मरहले पर तुम्हें इसकी जरूरत पेश आ जाए। और फॉक्स स्ट्रीट ने अपना सर पीट लिया। बोला, तो ये तुम्हारी हरकत थी। इसके बार पर जो छापा पड़ा है उसकी पुष्ट पर तुम थे। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ, अगर मैं ना होता तो ये इस वक्त यहाँ क्यों होता? उस वक्त जेम्स को होश आना शुरू हो गया था। फॉक्स स्ट्रीट बोला, तुम ऐसे उल्टे काम करते हो, अब इसे होश आ गया तो क्या करेंगे? मैंने अहमकाना अंदाज में कहा, अगर कहो तो इसे कत्ल कर दूं, फिर ये कभी होश में नहीं आएगा। जेम्स की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो उछल कर पहले बैठा और फिर खड़ा हो गया। खुद को फॉक्स स्ट्रीट के ऑफिस में देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। मैंने कहा, तुम हार चुके हो मिस्टर जेम्स, अब तुम्हें बॉस से सौदा मंजूर करना ही पड़ेगा। फॉक्स स्ट्रीट ने झुंझुलाकर कहा, मैंने कब कहा था कि तुम इसे उठा लाओ? शर्त तो उसी सूरत में पूरी होती जब तुम रकम इस तक पहुंचा देते। मैंने कहा, रकम अब पहुंचा देते हैं, मिस्टर जेम्स तो यहाँ मौजूद ही हैं। जेम्स ने कहा, इस तरह शर्त पूरी नहीं होगी। बात पूरी तरह उसकी समझ में आ गई थी। वो बोला, तुम हार चुके हो फॉक्स स्ट्रीट, अब आइंदा कोई कोशिश भी मत करना। फॉक्स स्ट्रीट ने मुझ पर आंखें निकाली। बोला, देखा तुमने, महज तुम्हारी हिमाकत की वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। काश इसे उठा लाने की बजाय तुमने रकम इसे पहुंचा दी होती। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, तब तो ये सौदा पक्का समझो। रकम मिस्टर जेम्स की मेज की दराज में मौजूद है और दराज की चाबी ये रही। मैंने जेब से चाबी निकाल कर दिखाई और कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद चेक कर लेना। जेम्स ने चौंक कर कहा, रकम तुमने दराज में कब डाली थी? मैं तो तुम्हें ये हरकत करते नहीं देख सका। मैंने फखरी अंदाज में कहा, एडम डिफ्लॉक का हर काम निराला होता है, बल्कि मेरा अंदाजा तो ये है कि तुम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। फॉक्स स्ट्रीट ने तुम्हें बता दिया था कि एक आदमी तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा और तुमने इस बात का बंदोबस्त कर लिया कि एक चींटी भी तुम तक न पहुंच सके। न सिर्फ रकम तुम्हारी दराज में पहुंचाई, बल्कि तुम्हें भी उठा लाया। इसके साथ ही मैंने एक तहखाना लगाया। फॉक्स स्ट्रीट ने संजीदगी से कहा, तुम निहायत खतरनाक आदमी हो। फौज जैसे इदारे की आड़ लेते हुए तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? जेम्स बोला, और मुझे हैरत है, तुम्हारे साथ थाने का इंचार्ज भी था, तुमने उसे भी धोखा दिया। मैंने कहा, ऐसा ही होता है। तुमने जाली पुलिस के जरिए एडम डिफ्लॉक को धोखा दिया था, ये उसका जवाब है। एडम डिफ्लॉक किसी से कमतर नहीं है, वो बेचारा तो सिर्फ एक थाने का इंचार्ज था। अगर वक्त पड़े तो मैं जनरल को भी धोखा दे सकता हूँ। फॉक्स स्ट्रीट मुझे घूरने लगा। बोला, तुम्हारे साथ जो फौजी थे वो कौन थे और जीप तुमने कहां से हासिल की? मैंने बाईं आंख दबाकर शरारत आमेज लहजे में कहा, तुम्हें चाहिए जितनी तादाद में जो चीज दरकार हो ऑर्डर दे दो, मगर ज्यादा बड़े ऑर्डर की तामील में वक्त सर्फ होगा। फॉक्स स्ट्रीट ने नतीजा अखज़ करते हुए कहा, तो वो फौजी किराए के आदमी थे, लेकिन अगर उन्होंने मुखबरी कर दी तो? मैंने कहा, तुम एडम डिफ्लॉक को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? उन्हें कभी मालूम ही नहीं हो सकेगा कि उन्होंने किसके लिए काम किया था। मुखबरी करते हैं तो करते रहें। फॉक्स स्ट्रीट ने मुतफक्किराना अंदाज में सर हिलाया। बोला, तुम हमारी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर साबित हुए हो। वो कुछ और भी कहता, मगर टेलीफोन की घंटी ने उसे बात पूरी करने का मौका न दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर कुछ मुअद्दब सा नजर आने लगा।
बोला मैं आपको फोन करने ही वाला था मैडम, तशवीश की कोई बात नहीं है, उसका सुराग मिल गया है, वो हमारे एडम डी फ्लॉक का कारनामा था। फिर वो सारे वाक्य की तफसील बताने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर उसने कहा बहुत बेहतर, और फोन बंद कर दिया। फॉक्सट्रेट ने कहा मादाम क्लारा ने तुम्हारी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। मैंने हैरत से कहा कौन मादाम क्लारा, हालांकि मैं हर बात से पहले ही वाकिफ था। फॉक्सट्रेट ने कहा वो मादाम क्लारा जिनका मैं एक अदना सा कारिंदा हूँ, उन्हीं की हिदायत पर तुम्हारा इम्तिहान लिया गया और तुम्हें कामयाब करार दे दिया गया। थोड़ी देर बाद उनकी वैन आकर तुम्हें ले जाएगी। मैं तफहीमी अंदाज में सर हिला कर रह गया। मादाम क्लारा से सामना होने का वक्त करीब आ गया था। मुझे खुशी थी कि मैंने जो मेहनत की थी वो रायगान नहीं गई थी, मगर अब मुझे खुद को इस मुलाकात के लिए तैयार करना था। मुझे नहीं मालूम था कि मादाम क्लारा किस अंदाज में मेरी पजीराई करेगी, लेकिन ये बात तय थी कि उससे मुलाकात का मरहला मेरे लिए आसान साबित नहीं होगा। 15 मिनट के बाद इत्तला मिली कि वैन आ गई है। मैं फॉक्सट्रेट से रुखसत होकर उस बड़ी वैन के पिछले हिस्से में जा बैठा, जो खास तौर पर मुझे ही लेने के लिए वहां आई थी। ये एक खास किस्म की वैन थी जिसका दरवाजा बंद होने के बाद बाहर देखना मुमकिन नहीं था। पिछला हिस्सा हर तरफ से बंद था। ये वैन शायद खास तौर पर इसलिए भेजी गई होगी कि मैं अपनी मंजिल के बारे में कुछ अंदाजा भी न कर सकूं। वैन का सफर 10 मिनट से ज्यादा तवील नहीं था। 10 मिनट के बाद वैन रुक गई और पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अकबी हिस्से में नस्ब स्पीकर पर आवाज सुनाई दी, वैन से उतर जाइए मिस्टर फ्लॉक, और मैं वैन से उतर गया। वैन के पिछले हिस्से में जलते हुए बल्ब की मध्यम सी रोशनी में मुख्तसर सी जगह रोशन थी, इसलिए मैं अंदाजा न कर सका कि मैं किस जगह उतरा हूँ। फिर वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन आगे रवाना हो गई। मुझे उसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख रोशनियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया था। फिर अचानक ही वो सुर्ख रोशनी भी नजरों से ओझल हो गई। मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैंने 2-4 बार पलकें झपकाई। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आया था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी बीनाई ज़ायल हो गई हो। मेरे पैरों के नीचे चिकना फर्श था, जिससे ये अंदाजा होता था कि मैं जहां भी हूं वो जगह इंसानी हाथों की तामीर करता है और खुले आसमान के नीचे नहीं हूं, वरना कम से कम आसमान तो दिखाई ही देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि ये वैन कहां से आई थी और कहां चली गई। अचानक रोशनी की एक महीन सी लकीर ने तारीकी का सीना शक कर दिया। रोशनी की वो लकीर आसमान से नाजिल होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने इस रोशनी का मखरज तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि वो रोशनी कहां से आ रही है। रोशनी की वो किरण किसी चमकदार चीज पर पड़ी थी जिससे रोशनी मुनक्किस हुई थी और मुझे अपनी आंखें खीरा होती महसूस हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का पुरअसरार मामला है। फिर रफ्ता रफ्ता रोशनी की किरण का हजम बढ़ने लगा और मुझे अंदाजा हो गया कि जिस चीज से रोशनी मुनक्किस हो रही थी वो कोई चमकदार कपड़ा था। सफेद चमकदार कपड़ा जो रोशनी को मुनक्किस कर रहा था। रोशनी का हजम बतदरीज बढ़ रहा था। कपड़े के अलावा कुछ और भी था जो वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे स्क्रीन पर कोई ऐसा मंजर दिखाया जा रहा हो जो आउट ऑफ फोकस हो, लेकिन रोशनी का हजम बढ़ने के साथ साथ मंजर वाज़े होता जा रहा था। अब मेरी समझ में आने लगा था कि रोशनी किसी ऐसे शख्स पर पड़ रही है जिसने सफेद रंग का लिबादा पहन रखा है। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फजा में यूं बुलंद कर रखे थे जैसे परवाज कर जाना चाहता हूँ। फिर अचानक वो शख्स मेरी तरफ पलटा। अब उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसे पहचान कर बौखलाहट में एक कदम पीछे हट गया। वो लीक्वान था, वही लीक्वान जिसने जजीरा मर्ग पर मुझे तरबियत दी थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। लीक्वान की आंखें बंद थीं, यूं जैसे वो किसी किस्म की इबादत में मसरूफ हो। उसके गिर्द दूधिया रंग की रोशनी उस धारे का नतीजा थी जो लीक्वान पर पड़ रहा था। रोशनी के इस इनकास का ही ये नतीजा था कि मेरी आंखें चुंधियाने सी लगी थीं और मैं अभी तक अंधेरे में देखने के काबिल नहीं हुआ था। लीक्वान को देखने के बाद मेरे जहन से ये हैरत भी निकल गई थी कि मुझे यहाँ लाने वाली वैन कहाँ गायब हो गई थी। वो एक बड़ी वैन थी, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, और उसका सीधा जाकर नजरों से ओझल हो जाने का मतलब ये था कि सामने कोई रास्ता जरूर है। सवाल ये था कि जब रास्ता है तो इस कदर अंधेरा क्यों? मगर मैं ये सब कुछ सोचने के काबिल ही कहाँ रहा था। मैंने संभल कर अपने हवास यकजा करने की कोशिश की। मैं अपने घर में नहीं, दुश्मन के नरगे में था और मुझे हर कदम पर मोहतात रहना था। अगरचे वो लोग मेरी हकीकत से लाइल्म थे, मगर मैं भी तो इस बात से नावाकिफ था कि मादाम क्लारा ने मुझे यहाँ किस मकसद के तहत बुलाया है। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता था कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो और वो मुझे कोई काम सौंपने से कबल हर तरह से अपना इत्मीनान करना चाह रही हो, वरना लीक्वान को मेरे सामने लाने की क्या जरूरत थी।
अभी मैं पूरी तरह संभलने भी न पाया था कि अचानक मेरे सामने बाईं जानिब वैसे ही रोशनी की किरण नमूदार हुई जैसी उससे कबल दाएं जानिब नमूदार हो चुकी थी, और जिसके नतीजे में ली कुआन मेरे सामने था। मैं कभी ली कुआन की तरफ देखता और कभी उस नई नमूदार होने वाली रोशनी की किरण को, जो यूं महसूस होता था जैसे बतदरीज जमीन की तरफ उतर रही हो। पहले नमूदार होने वाली किरण की तरह रोशनी की इस किरण का हजम भी बतदरीज बढ़ रहा था और आखिरकार वो एक इंसानी हयूले पर मुंतज हुई। हयूले के खद्दोखाल धुंधलाए हुए से लग रहे थे, मगर रफ्ता रफ्ता सब कुछ साफ नजर आने लगा। वो एक जवान शख्स था, कद 6 फुट से ज्यादा और जिस्म गोया किसी सांचे में ढला हुआ था। उसके जिस्म पर एक अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं था। मैं तो उसका जिस्म देखकर ही दंग रह गया था। किसी बॉडी बिल्डर का जिस्म भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाजू की उभरी हुई मछलियों में बिजली सी तड़पती महसूस हो रही थी। ली कुआन और उस शख्स के दरमियान 30 फुट का फासला तो जरूर था, और मैं भी उनसे इतने ही फासले पर था। चंद लम्हे बड़ी खामोशी से गुजर गए, फिर हॉल में मादाम क्लारा की मुतरन्नम आवाज गूंजी, खुशामदीद मिस्टर एडम डी फ्लॉक। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ये सब कुछ क्या है? क्या मैं किसी भूत घर में आ फंसा हूँ? क्लारा की खनकदार हंसी सुनाई दी और उसके साथ ही हॉल रोशनियों से जगमगा उठा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे चारों तरफ दीवारें थीं। सामने के रुख पर जहां वो वैन गायब हुई थी, एक स्टेज बना हुआ था जिसके अकब में एक बड़ा सा सफेद पर्दा था, बिल्कुल किसी सिनेमा स्क्रीन की मानिंद। और स्टेज के दाएं किनारे पर ली कुआन था और बाएं किनारे पर वो शख्स जिससे मैं नावाकिफ था। उन दोनों पर पड़ने वाली रोशनियां गायब हो चुकी थीं। क्लारा की आवाज आई, ये भूत घर नहीं है मिस्टर एडम, तुम मादाम क्लारा के मेहमान हो और इस वक्त मेरे महल में मौजूद हो। मैंने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा ताबूत मालूम हो रहा है। क्या तुम्हारे महल में दरवाजे का रिवाज नहीं है? वो बोली, क्यों नहीं है मिस्टर एडम, लेकिन यहाँ के दरवाजे मादाम क्लारा की मर्जी के ताबे हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए। ये एजाज आसानी से नहीं मिलता। मैंने कहा, मुझे ऐसे एजाज से क्या दिलचस्पी हो सकती है जिसकी वजह से मैं पागल होते होते बचा हूँ। वो बोली, फॉक्स स्ट्रीट के जरिए तुम्हारे बारे में तफसीलात मेरे इल्म में आ चुकी हैं। तुम्हारे आसाब इतने कमजोर नहीं हो सकते। मैंने कहा, ना मैं खुद कमजोर हूँ और ना ही मेरे आसाब कमजोर हैं, मगर मैं भूतों से नहीं लड़ सकता। वो बोली, तुम देख रहे हो मिस्टर एडम कि ये दोनों तुम्हारी तरह जीते जागते इंसान हैं। मैंने कहा, ये तो अब देख रहा हूं ना, लेकिन कुछ देर पहले जो कुछ हुआ मालूम नहीं मैं किस तरह उससे गुजर गया। क्लारा बोली, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मिस्टर एडम। शिगोराय में मेरा बहुत बड़ा गिरोह है। अगर मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकती तो आज इतने बड़े गिरोह की सरबराह न होती। मैंने कहा, मैं ना तुमसे वाकिफ हूँ और ना तुम्हारे गिरोह से। मैं तो फॉक्स स्ट्रीट को जानता हूँ जो अज खुद मेरे पीछे पड़ गया था। मुझे क्या मालूम था कि उसके पीछे कौन है। क्लारा बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर एडम? फॉक्स स्ट्रीट तो एक अदना सा कारकुन है। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। मैंने बेजारी से कहा, किया होगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। वो बोली, तुम्हारी शख्सियत में ऐसी कशिश है जिसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन तुम्हारे सुपुर्द कोई जिम्मेदारी करने से कबल तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान भी जरूरी था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक होने वाला है तो मैं कहीं भाग गया होता। उस पर अपनी अदम दिलचस्पी का शिद्दत से इजहार करना नागुज़ीर था, ताकि अगर उसे मुझ पर कोई मुमकिन शुबा भी हो तो उसे उसके जहन से ज़ाइल किया जा सके। मैंने कहा, वैसे भी मैंने फॉक्स स्ट्रीट को बता दिया था कि मैं आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्लारा बोली, मुझे हर बात का इल्म है मिस्टर एडम, लेकिन किसी भी बासलाहियत आदमी को नज़रअंदाज करना हमारी रिवायत के खिलाफ है। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, तुम्हारे आदमियों की सलाहियतों का इम्तिहान हो चुका, या तुम्हारे ख्याल में इम्तिहान लेने का हक सिर्फ तुमको ही हासिल है? वो बोली, बेशक तुम्हें भी ये हक हासिल है कि कोई फैसला करने से कबल पूरी तरह अपना इत्मीनान कर लो, लेकिन मेरा मतम नज़र यह है कि दूसरे शख्स को धोखे से मार देना उसकी सलाहियतों का इम्तिहान नहीं है, बल्कि उसे मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों के चुंगल से तुम निकल गए थे उन्हें यह हिदायत कर दी गई थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो दर हकीकत तुम्हारे दुश्मन होते तो तुम्हें इतनी ढील हरगिज न देते। मैंने कहा, जिस गिरोह के 7 अफराद मिलकर मुझ पर काबू न पा सके हों, मैं उसमें शमूलियत किस तरह इख्तियार कर सकता हूँ। मैंने ली कुआन पर नजर डाली जिसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। उसने अब तक एक बार भी आंखें नहीं खोली थीं। यही हाल उस दूसरे शख्स का भी था जिसने अब तक एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थीं। वो पत्थर का कोई मुजस्समा मालूम हो रहा था। क्लारा ने कहा, हमें कैसे इल्म हो सकता था कि तुम कितने बासलाहियत हो, वरना यह भी मुमकिन था कि तुम्हारे मुकाबले पर सिर्फ एक आदमी आता और तुम उसके हाथों शिकस्त खा जाते। मैंने कहा, तुम एडम डी फ्लॉक को ललकार रही हो क्लारा। मैंने उसके नाम में से मादाम का लफ्ज दानिस्ता उड़ाते हुए कहा, एडम डी फ्लॉक ने शिकस्त खाना नहीं सीखा। जेम्स चार्ली की मिसाल तुम्हारे सामने है।
इस मामले में तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। तुम लोगों ने हर तरह का इत्मीनान करने के बाद ही मुझे ललकारा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कितनी आसानी से जेम्स को ले उड़ा। क्लारा बोली, मुझे एतराफ़ है कि तुमने हमारी तवक्को से बढ़कर मुजाहरा किया। अगर हमें ये एतराफ़ ना होता तो तुम इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते, लेकिन साथ ही तुम्हारी इस गलत फहमी का इजाला भी करना ज़रूरी है कि तुम नाकाबिल शिकस्त हो। क्लारा की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे उन दोनों में से किसी से भी मुकाबले की दावत दी जा सकती थी, और कम से कम ली कुआन के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता था कि मैं उसे किसी तरह भी शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने उसे बहुत कुछ सीखा था, और जजीरे मर्ग पर तरबियत के दौरान मैंने उसके जौहर भी देखे थे। दूसरे शख्स के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, मगर उसके बारे में भी अंदाजा तो लगा ही सकता था कि वो भी आसानी से शिकस्त खाने वाला नहीं है। मैंने बड़े मोहतात अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं क्लारा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोली, तुम्हारे अंदाज से जाहिर होता है जैसे हमारे गिरोह का हर फर्द तुमसे कमतर है। तुम्हारी इस गलत फहमी का इजाला करने के लिए इस वक्त तुम्हारे सामने 2 अफराद मौजूद हैं, जिससे चाहो मुकाबला कर लो। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, ये तो पत्थरों के मुजस्मे मालूम हो रहे हैं, मुझसे मुकाबला क्या खाक करेंगे? क्लारा की आवाज आई, मिस्टर एडम के नजदीक जाओ ताकि इनकी गलत फहमी का इजाला हो सके। उसके साथ ही ली कुआन के जिस्म को जुम्बिश हुई। ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई बड़ा सा परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर उतर आया हो। ये फड़फड़ाने का तासुर उसके ढीले ढाले लिबास की वजह से पैदा हुआ था। ली कुआन फजा में तैरता हुआ स्टेज से हॉल के फर्श पर पहुंचा, और फिर बड़े बावक्कार अंदाज में चलता हुआ मेरे नजदीक पहुंचा, और मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर उसने सर को खफीफ सा खम दिया, फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मुझे यकीन था कि उसने मुझे बहुत पहले पहचान लिया होगा, मगर उसने अपने किसी अंदाज से जाहिर नहीं होने दिया कि वो मुझे पहचान चुका है। मेरा मेकअप हर एतबार से मुकम्मल था। मेरी चाल ढाल, वज़ाक़ता और लबो लहजे से मुझे शनाख्त करना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो ली कुआन था। शनाख्त करने के लिए उसे आंखों से काम लेने की जरूरत ही नहीं थी। पुरस्कार ली कुआन बर्ड और तहजीब के साथ हेलीकॉप्टर में आया था और फिर गोइटे हिल के साहिल पर उतर गया था। उसके बाद वो शीगोराय किस तरह पहुंचा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैंने फॉक्स स्ट्रेट को बता दिया था कि मैं हर तरह का जुर्म बिला झिझक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंसानी जान से खेलते हुए झिझकता हूँ। क्लारा की मुतहज्जराना आवाज सुनाई दी, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुमने एक टिड्डे को मेरे मुकाबले पर लाकर मेरी ऐसी तौहीन की है जिसके जवाब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मेरा एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे तबसरे पर ली कुआन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो कुछ न बोला। क्लारा बोली, ये तुम्हारी भूल है एडम, मास्टर ली कुआन के जुस्से पर मत जाओ। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों से कत्ल कराना चाहती हो क्लारा, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मैं इस बुढ़े से मुकाबला करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मादाम क्लारा ने कहा, टाइगर तुम मैदान में आ जाओ। और दूसरे शख्स ने वाकई चीते की तरह जकंद भरी। बड़ी खूबसूरत छलांग थी जो स्टेज से हॉल में लगाई गई थी। उसने मेरे मुकाबले पर पहुंच कर कहा, तुम मुझसे मुकाबला करोगे। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा हूँ। ली कुआन के अंदाज से लगता था कि जैसे उसे किसी चीज से कोई गरज ही ना हो। मैंने टाइगर को जवाब देने के बजाय क्लारा को मुखातिब किया, कहा, अगर तुम्हें इन दोनों पर बहुत नाज है क्लारा, तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वो बोली, फील्ड में काम करने के लिए ये दोनों नामौजू हैं, और फिर हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत रहती है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है क्लारा, मैं तुम्हारे लिए काम करने पर रजामंद हूँ। क्लारा ने हंसकर कहा, क्यों, डर गए? मैंने कहा, भूत प्रेत के अलावा एडम डिफ्लॉक किसी चीज से नहीं डरता, और इन दोनों में से भूत प्रेत कोई भी नहीं है। डर तो तुम रही हो क्लारा, जो कहीं छुप कर बैठी हुई हो। मुझे तुमसे क्या खौफ? क्लारा की आवाज आई, ये मेरा तरीक़ाकार है, इसमें डर और खौफ की कोई बात नहीं। मैंने कहा, डर और खौफ के तहत ही तो तुमने खुद को छुपा रखा है, वरना मैंने बड़े और ताकतवर गिरोह के किसी सरबराह को इस तरह छुपते नहीं देखा। क्लारा बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो, जरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। उसके इन अल्फाज के साथ ही हॉल की तमाम रोशनियां बैक वक्त गुल हो गईं। एक बार फिर पहले की तरह घुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ये अंधेरा चंद मिनट बरकरार रहा, फिर उसके बाद हॉल दोबारा रोशन हो गया। ली कुआन और टाइगर दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उनके अक़ब में स्टेज का मंजर तब्दील हो चुका था। स्टेज के वस्त में एक शाहाना जरनिगार कुर्सी पर सुर्ख लिबादे में मलबूस एक हसीनो जमील औरत बैठी थी।